हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फोकस ऑन करियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तकनीकी कारणों से मैंने अपना ग्रुप का नाम स्टडी विद देवली से फोकस ऑन करियर रखा है। आज से आप इसको इस नाम से जानेंगे, फोकस ऑन करियर, ठीक है। क्योंकि स्टडी विद देवली में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे स्पेलिंग से संबंधित, तो आप मेरा नया चैनल है और ये चैनल पुराना ही है लेकिन नाम नया है, आप कह सकते हैं, मैंने रीनेम किया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर मध्यकाल हम हिंदी में आज पढ़ेंगे। तो आप देखिए, आज हिंदी की जो वीडियो थी भक्तिकाल तक मैंने पढ़ाया था। आज उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहते हैं, ठीक है। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, ठीक है ना। याद कीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो वीडियो में आज आपके सामने लेकर आया हूँ नेक्स्ट उत्तर मध्यकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल कहते हैं, जिसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो रीतिकाल में हम पढ़ेंगे रीतिकाल क्या था और इसकी विशेषताएं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, ठीक है। तो रीतिकाल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको पिछली वीडियो आपने देखी होगी। तो रीतिकाल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल किसने दिया, ठीक है। रीतिकाल का नाम रीतिकाल किसने दिया और रीतिकाल है क्या, ठीक है ना। तो रीतिकाल क्या है, सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, रीतिकाल में रीति का अर्थ है ऐसा काव्य जिसमें रस, छंद, अलंकार, सौंदर्य निरूपण, ठीक है, इत्यादि का समावेश हो। मतलब सीधे सीधे काव्यांग, मतलब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है काव्यांग क्या है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था काव्यांग क्या है। हिंदी साहित्य का तीसरा काल पढ़ा रहा हूं आपको। काव्यांग में आते हैं फ्रेंड्स रस, छंद, अलंकार, सिंपल सी बात है, ठीक है। संस्कृत में और हिंदी दोनों में है, ठीक है। हम कोई कविता लिखते हैं तो हम तो नॉर्मली इनका यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो विद्वान कवि हैं, ठीक है, जिनको इसका नियम कानून पता है, कैसे प्रयोग करना है, आसान नहीं है, वो अगर किसी कविता में या अपनी रचना में काव्यांग या इसका प्रयोग करें, रस का, छंद का, अलंकार का, तो उसको हम कहेंगे ये काव्यांग क्या है, रीतिबद्ध कविता है। अब ये रीतिमुक्त रीति उसमें आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रीतिबद्ध, मतलब रीति से बंधी हुई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको ये पूछूं कि रीति का अर्थ क्या है, तो रीति का अर्थ, अगर मैं रीतिकाल में रीति की परिभाषा या उसका अर्थ आपको बताऊं, तो ऐसा काव्य, ठीक है, ऐसा काव्य जो केवल रीति का अर्थ, ऐसा काव्य जो अलंकार जिसमें हो, जिसमें रस हो, जिसमें छंद हो, गुण हो, सौंदर्य निरूपण हो, ठीक है। ऐसा काव्य जिसमें रस, छंद, अलंकार, गुण, काव्य के गुण होते हैं ना, ठीक है, और सौंदर्य निरूपण हो, श्रृंगारिकता हो सकती है, मतलब जैसे सजावट आपको पता है, सौंदर्य निरूपण होता है, जैसे बिहारी का नाम इसमें आएगा। ये चीजें जिसमें हो उसको हम रीति कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसको हम रीति का अर्थ इसको माना जाता है, रीति का अर्थ इसलिए आया, ठीक है। और इसी जो काल की या इस समय जिस समय रस, छंद, अलंकार, गुण, सौंदर्य इनका प्रयोग अधिकतम हुआ, उस काल को हम रीतिकाल कहते हैं, ठीक है। अब रस कितने प्रकार के हैं, छंद कितने प्रकार के, अलंकार क्या होता है, ये व्याकरण का टॉपिक है, ठीक हो गया। तो रीति उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल किसने दिया, ठीक है। ये तो हम समझ गए कि रीति क्या है, रीति का अर्थ ये है, जैसे नहीं बोलते ये चली आ रही रीति, ठीक है। तो मतलब ये चीजें जिन रचनाओं में मिलती हैं, जैसे अभी भूषण का नाम आएगा, बिहारी का नाम आएगा, इस समय के जो प्रसिद्ध कवि हैं केशवदास हैं, ठीक है। रीतिकाल का नाम रीतिकाल दिया फ्रेंड्स, आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। रीतिकाल का नाम रीतिकाल दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ, इसलिए मैंने यही नाम लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम क्या दिया, रीतिकाल दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आदिकाल मैंने पढ़ाया था आपको, भक्तिकाल, रीतिकाल है, इसके बाद आधुनिक काल है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। इसका मतलब ये हुआ कि रीतिकाल में इनका प्रयोग हुआ है, लेकिन उसमें भी 3 प्रकार के कवि हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पहले आप समझ जाएंगे नामकरण क्या हो रहा है, ठीक है। तो रीतिकाल का नाम रीतिकाल किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, अलंकृत मतलब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अलंकार या अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से होती है, ठीक है ना। तो अलंकृत काल इसको कहा है फ्रेंड्स किसने, मिश्र बंधु ने, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मिश्र बंधु ने क्या कहा है, अलंकृत काल कहा है। दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट है
रीतिकाल को श्रृंगार काल, देखिए फ्रेंड्स जो नाम दिए गए हैं सटीक दिया गया, बिल्कुल उस काल में जो गुण है, उस काल में जो जैसी कविताएं हुई हैं वैसा नाम दिया गया है। श्रृंगार काल दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। तो हमारे पास 3 फैक्ट आ गए हैं। रीतिकाल का नाम रीतिकाल दिया है रामचंद्र शुक्ल, अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु, श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तीनों को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। भले आगे फैक्ट आएंगे तो प्रश्न में आपको पढ़ाऊंगा तो आगे इसके फैक्ट आएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि रीतिकाल का नाम किसने दिया, ये नाम किसने दिया, ठीक है। तो 3 प्रश्न आ गए, समझ गए आप। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, रीतिकाल कहा, ठीक है। और यही प्रसिद्ध हुआ इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब रीतिकाल मैंने आपको बता दिया रीतिकाल में क्या है, ठीक है। जिन कवियों ने क्या किया, रस छंद अलंकारों का प्रयोग किया। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि सबने किया हो, ठीक है। तो इसीलिए हम रीतिकाल के जो कवि हैं उनको हम 3 रूपों में बांटते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। रीतिकाल के आपने नोट कर ले होंगे, रीतिकाल के जो कवि हैं उनको 3 रूपों में हम बांटते हैं, ठीक है। और वो कवि कौन कौन से थे, ठीक है ना, केवल हमने समझना है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखा है जो लूसेंट की हिंदी की बुक है, ठीक है, उसमें अगर मैं बात करूं रीतिकाल की तो क्लियर आपको नहीं होगा उसमें, ठीक है। आप बेसिक समझिए कि रीतिकाल को कैसे पढ़ना है। देखिए रीतिकाल के समय, रीतिकाल क्या है मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। रीतिकाल में कितने प्रकार के कवि हुए, 3 प्रकार के, ठीक है। फर्स्ट टाइप रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीति सिद्ध कवि, तीसरे रीतिमुक्त कवि, रीतिमुक्त कवि, ठीक है। सिंपल है, केवल समझना है फ्रेंड्स आपने, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, केवल आपके जो नंबर आते हैं केवल समझ पे आधारित आते हैं, ठीक है ना, केवल समझना आपने, ठीक है। अगर आप समझ गए तो आपकी आधी परेशानी इसमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एग्जाम में आएगा तो आप कितना भी कठिन प्रश्न हो आप उसमें नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त में अंतर, ठीक है। सीधी बात है कि मैं अंतर ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप देखिए रीति शब्द सब में लगा हुआ है, ठीक है। रीति शब्द सब में लगा है क्योंकि रीति काल से संबंधित है। ये तीनों प्रकार के जो कवि हुए हैं, कौन कौन से कवि मैं आपको लिखाऊंगा अभी, ये इसी काल की बात है, इसलिए मैंने रीति लगाई है, ठीक है। जरा पीछे के शब्द देखिए, रीति के बाद बद्ध लगा हुआ है, ठीक है। रीति एक टाइम पीरियड को दिखा रहा है, रीति यहां पर सिद्ध लगा हुआ है और यहां पर मुक्त लगाया है, ठीक है। यहां पर मैंने बद्ध लगाया है, यहां पर सिद्ध लगाया है, यहां पर मुक्त लगाया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि रीतिबद्ध कवि कौन से थे, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रीतिकाल के अंदर अगर रीतिबद्ध कवि हैं तो बद्ध का अर्थ है बंधे हुए, ठीक है। ऐसे कवि जिन्होंने पूरी तरह अपने काव्यों में रस का प्रयोग किया, छंद का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, एक तो यह है, ठीक है। इन सब का उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, ठीक है ना। ये इन सब को मिलाकर रीतिबद्ध रचना की कह सकते हैं, मतलब ऐसी रचना जिसमें रस छंद अलंकार भरपूर हो, ठीक है, उसको रीतिबद्ध रचना कह सकते हैं ना आप, क्योंकि रीतिबद्ध है, ठीक है। एक तो इनकी विशेषता ये है, बद्ध का मतलब पूरी तरह, मतलब जैसे मैं अगर लिखूंगा तो मैं बिना इनके कविता नहीं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, तो ये है, इस तरह के कवि ये हुए हैं, ठीक है। नाम हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरी विशेषता ही समझो आप इसको, रीतिबद्ध कवियों ने क्या किया, इसमें आम जनजीवन के लिए कोई स्थान नहीं था इनकी रचनाओं में। इन्होंने राजाओं की खूब तारीफ की, राजाओं की क्या की, प्रशंसा ये करते थे। जो रीतिबद्ध के कवि होते थे ये राजाओं में क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, ठीक है। उनको कह सकते हैं आप शास्त्रीय ज्ञान देते थे, कौन, रीतिबद्ध। जैसे कोई कवि है, जैसे भूषण है, तो भूषण जो कवि हैं वो किसके दरबारी थे, शिवाजी के। तो उन्होंने शिवाजी की प्रशंसा की है, किसमें, छत्रसाल दशक कविता है जिसमें कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, ठीक है। मतलब जो जिसके संरक्षण में रहेगा वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो वो रीतिबद्ध हैं, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो एक तो रीतिबद्ध ये है। दूसरा अगर मैं बात करूं रीति सिद्ध, ठीक है। अगर हम रीति सिद्ध की बात करें तो रीति सिद्ध की अगर हम बात करें कौन से कवि इसमें आएंगे वो बाद में पढ़ाऊंगा आपको, अभी केवल आप अंतर समझिए। सिद्ध का अर्थ यह है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिद्ध किसको कहेंगे, ठीक है। सिद्ध हम उसको कहेंगे जो किसी विद्या में पारंगत होता है, ठीक है। सिद्ध किसको कहते हैं, जो पारंगत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि वह उस काम में सिद्ध है, मतलब परफेक्ट, ठीक है। रीति सिद्ध जो कवि होते थे वो क्या होते थे, उनको रस छंद अलंकार के बारे में तो पूरा ज्ञान था, भरपूर ज्ञान था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ज्ञान नहीं था,
उनको क्या था, काव्यांग के बारे में, सीधे काव्यांग कह सकते हैं आप, रस अलंकार मतलब संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, लेकिन फिर भी अपनी रचनाओं में प्रयोग बहुत कम करते थे। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है ना भाई, अगर मुझे सबका नॉलेज है रस अलंकार, मैं कोई जरूरी अपनी रचना में डालूं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी रचनाओं में क्या करते थे, ये रचनाओं में उसको शामिल नहीं करते थे या बहुत कम करते थे, या नहीं करते थे, कम करते थे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने सिंपल समझना है, जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है, आप समझ गए इसको, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, रीतिबद्ध कवि वो होते थे जो अपनी रचनाओं में पूर्णतः संस्कृत कह सकते हैं आप, मतलब रस भी, छंद भी, अलंकार जितना उनको मिला सब उन्होंने डाल दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पढ़ने में थोड़ा जटिल भी होगा। ठीक है ना, जो दोहे होंगे उसमें छंद रहता है, दोहा भी एक प्रकार का छंद है। ठीक है, रस भी 9 प्रकार के हैं, अलंकार अर्थालंकार है, शब्दालंकार है, तो ये थोड़ा कठिन आप कह सकते हैं समझने में हो सकती है, ये थोड़ा मीडियम होगी क्योंकि इनको पता तो है, लेकिन शामिल कम करते थे लेकिन कम, कुछ नहीं करते थे। ठीक है, इसी में एक नाम मैं आपको पढ़ा लूंगा, चलो अभी नाम लिख लेंगे बाद में। बिहारी, आप याद रखिए, बिहारी रीति सिद्ध है, पूछा जाता है। बिहारी श्रृंगारकालीन, बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। अगर मैं रस की बात करूं कि आप पूछोगे सर रस कौन सा, तो श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगारिता होती ना, सजावट, और किस रस के हैं, श्रृंगार है, और कौन से हैं, रीति सिद्ध हैं। क्यों, उनको नॉलेज तो था लेकिन प्रयोग बहुत कम करते थे। ठीक है, क्लियर है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, रीति मुक्त, मुक्त का अर्थ है बिल्कुल परे, यहां पर मुक्त का अर्थ है परे, मतलब हटकर बोलते हैं ना, मतलब कि हमने लिखा ही नहीं है, मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में और हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, मुक्त कविता लिखते हैं हम, जैसे जो हमारे मन में आया तो कान सब देख लेते हैं, क्योंकि दोहा लिखना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो रीति मुक्त कवि क्या होते थे, जो रस, छंद, अलंकार, गुण, सौंदर्य, कुछ भी आप बोल लो, इनसे मुक्त होते थे, फ्री पोएम लिखते थे, मुक्त, जैसे कोई भी डायलॉग। ठीक है, कुछ भी हम लिखते हैं जो हमारे मन में आता है। ठीक है, तो ऐसे कवि होते थे। तो सिंपल सी बात है, ये सरल है, इसको हम लिख पाएंगे, लेकिन इसको नहीं लिख पाएंगे हम। ठीक है, तो क्लियर हो गया। रीति मुक्त कवियों का मानना था कि भाई कविता हम नहीं बनाते हैं, कविता हमें बनाती है। ठीक है, रीति मुक्त कवि क्या कहते थे फ्रेंड्स, कि कविता क्या होती है, हमें बनाती है। ठीक है, कविता क्या करते हैं, हमें बनाती है, ना कि हम कविता को बनाते हैं, मतलब कविता हमारे हृदय से निकलती है। और बात भी सही है, ठीक है, बात बिल्कुल सही है कि कविता हमारे हृदय से निकलती है। ठीक है ना, अगर हमें शब्दों की जानकारी तो हम बना देते हैं। ठीक है, तो ये रीति मुक्त कहते हैं। ठीक है, जबकि इनका मानना है कि कविता हम स्वयं रचना करते हैं इनका प्रयोग करके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर नॉलेज है, रस अलंकार की प्रयोग भी कर रहे हैं, यहाँ पर नॉलेज है लेकिन प्रयोग कम कर रहे हैं, यहाँ पर नॉलेज भी नहीं है, हो सकता है कि प्रयोग भी, क्योंकि जब नॉलेज इनको नहीं होगी, रस छंद की कम होगी, तो वो मुक्त होंगे, मतलब अपना हट के लिखेंगे, अपना फ्री लिखेंगे ना, फ्री लिखेंगे बिना किसी नियम कानून के। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं आपको मिटा लेता हूँ, इसके हम नाम लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए रीतिबद्ध में, ठीक है, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, आप इनको नोट कर लेना। तो रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आएंगे। ठीक है, तो रीतिबद्ध में आते फ्रेंड्स, आप नोट कर लेंगे इनको, केशवदास, चिंतामणि, आप नोट कर लीजिए। रीतिबद्ध के जो कवि हैं, मतीराम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मतीराम आएंगे, देव और सेनापति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कवियों के मैंने नाम लिखे हैं। ठीक है, एक नाम और छूट गया, पद्याकर। ठीक है, सारे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए इसमें केशवदास, देखिए ये देखिए, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है केशवदास, इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कह सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं रीतिकाल के 3 प्रमुख कवि कौन से थे, तो रीतिकाल के फ्रेंड्स 3 प्रमुख कवि हुए हैं, केशवदास, भूषण और बिहारी, तीनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों से ही प्रश्न बनते हैं। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट आप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फोकस ऑन करियर मेरा नए चैनल का नाम है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए, वैसे रीति सिद्ध में एक ही बुक में दिया है, वैसे इंपॉर्टेंट भी एक ही है, बिहारी मैंने आपको पढ़ाया था अभी। ठीक है, बिहारी ने क्या लिखा है, बिहारी सच सही इन्होंने लिखी है। ठीक है ना, एक ही लिख लीजिए। और रीति मुक्त में आ जाएंगे घनानंद, बोधा, ठाकुर। ठीक है, तो 3 नाम ही वैसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। द्विजदेव भी वैसे लिख लीजिए। ठीक है, द्विजदेव, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी प्रश्न एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, इनमें से कौन सा रीति सिद्ध है।
तो फ्रेंड्स अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत कि कौन कहाँ पर है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि इसको रटना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत आप समझिए। देखिए बिहारी इंपॉर्टेंट है, केशवदास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है आपको ये, कहीं पर दिक्कत? ठीक, रीति सिद्ध में, रीति मुक्त में, ठीक है, रीति मुक्त में आप वैसे भूषण का नाम भी डाल सकते हैं, इन्होंने यमक अलंकार, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, भूषण की रचनाओं में यमक अलंकार का प्रयोग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें तो कम आएंगे वैसे, लेकिन शामिल इसमें कम, इसमें है वैसे, भूषण का नाम आप इसमें रखिए, ठीक है, कहीं कहीं मुक्त में भी दिया हुआ है, क्योंकि भूषण को अलंकार की जानकारी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, भूषण को अलंकार की जानकारी थी, जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, विजन डुलाती थी, विजन डुलाती है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड 3 बेर का अलग अर्थ है, 3 बेर का अलग अर्थ है, ठीक है। तो यमक अलंकार में क्या होता है, अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होता है, इसका मतलब भूषण को जानकारी थी, तो आप यहाँ पर भूषण का नाम भी लिख लीजिए, ठीक है ना, क्लियर है आपको। तो भूषण को यमक कह सकते हैं आप, भूषण वीर रस के कवि थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो भूषण कौन से थे, वीर रस के कवि थे, बिहारी श्रृंगार रस के थे, ठीक है, नोट कर लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके संबंधित प्रश्न बताता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके मैं आपको संबंधित प्रश्न पढ़ाता हूँ, आप इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न करने से पहले लास्ट टॉपिक रह गया था रीतिकाल की विशेषताएं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। रीतिकाल की विशेषताओं में रीति निरूपण हुआ था, मतलब रस अलंकार का प्रयोग से काव्य की बात हो रही है, काव्यांग की बात। कभी भी रीति का वर्ड आए तो आप समझ जाइए कि रस अलंकार गुण काव्य स्वरूप उसकी बात हो रही है सबकी। श्रृंगार का प्रयोग हुआ, मतलब सौंदर्यता का बहुत उसमें कराया गया, ठीक है, श्रृंगारिता मतलब साज सजावट, ठीक है, जैसे किसी की तारीफ हम करते हैं। राज प्रशस्ति मतलब राजाओं की यहाँ पर तारीफ भी की गई, ठीक है, राजाओं को ज्ञान भी दिया गया, बोलो मैंने आपको बताया था। अलंकारिकता, अलंकार का प्रयोग सब एक जैसा ही है। नायिका भेद मतलब जो किसी कविता में नायिका थी उनके अलग अलग चरित्र चित्रण किया गया है। प्रकृति के बारे में इसमें है, प्रकृति चित्रण हुआ है। ब्रजभाषा का प्रयोग है, इंपॉर्टेंट है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है, भूषण ने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया, ठीक है। काव्य रूप मतलब रसछंद अलंकार काव्य का रूप, ठीक है, लगभग ये लगभग सेम है, ठीक है। तो रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, लगभग सेम ही है। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि रीतिकाल में काव्यांग का प्रयोग हुआ, रस छंद अलंकार, ठीक है, जितने भी काव्य के रूप होते हैं सब का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो रीतिकाल की विशेषताएं आप लिख लीजिए, ठीक है ना, सारी विशेषताएं रीतिकाल में ही है, ठीक है। और रीतिकाल में काफ़ी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जैसे भूषण केशवदास काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, इनकी रचनाओं में विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे भूषण वीर रस के कवि हैं, जबकि बिहारी श्रृंगार रस के हैं, ठीक है। अब इसके प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी तक तो मैंने आपको केवल थ्योरी बताई कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध क्या है, एक बार आप इसको समझ आइएगा, केवल समझना आपने, उसके बाद इसके प्रश्न आप देख लीजिए, ठीक है, कौन सा कवि कहाँ था आप उसको थोड़ा समझ जाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तर में आगे लिखूंगा। पहला प्रश्न है कि रीति काव्य की आत्मा है, जो रीति है वो काव्य की आत्मा है, ठीक है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था फ्रेंड्स वामन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी यूटेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम और काफी ग्रुप सी एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। रीति सस्य काव्य से आत्मा, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है, या संस्कृत में हिंदी में पूछेगा रीति काव्य की आत्मा है, ठीक है ना। तो ये वामन ने कहा था, नोट कर लेंगे, काव्य की आत्मा, ठीक है ना। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं फ्रेंड्स केशवदास को। क्यों कहते हैं मैं कारण भी आपको बताऊंगा, कारण भी आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है। किसने कहा था ये बताऊंगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी, नोट कर लेंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत का अर्थ यह है कि इनकी रचनाएं पढ़ने में कठिन थी, मतलब कठिन काव्य थी, मतलब उसमें रस अलंकार का इतना क्लिष्ट प्रयोग था, जटिल प्रयोग था कि उसको समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था, इसलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कह दिया, केशवदास, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। छंदों का अजायब घर किसे कहते हैं, ये कहते हैं रामचंद्रिका को, रचना का नाम है। क्यों कहते हैं, किसने लिखी है, ठीक है, किसने कहा है, बहुत सारे प्रश्न है, एक एक करके उत्तर सुनिए, ठीक है। तो छंदों का अजायब घर, अजायब घर का मतलब ये है कि बहुत सारे छंद, ठीक है। जो रामचंद्रिका है फ्रेंड्स, किसकी रचना, केशवदास की रचना जो है, इन्हीं की रचना है, केशवदास की जो है। इन्होंने अपनी रचना इसमें छंदों का इतना प्रयोग कर दिया है कि उसको उसमें ऐसा लगता है कि केवल छंद ही छंद है, ठीक है। और ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको पढ़ के
कि इसमें केवल छंद ही छंद है, रामचंद्रिका के बारे में, राम के बारे में होगा, ठीक है ना। तो इसलिए छंदों का अजायब घर का है, इसमें बहुत सारे छंद हैं। हिंदी व्याकरण में छंद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद, ठीक है। आप पढ़ लेंगे इसको, तो ये भी आप समझ गए। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसलिए आप इंपॉर्टेंट आप समझिए, केवल किताब में केवल ये लिखा है, एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं फ्रेंड्स? 713 दोहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, बिहारी ने क्या किया है, बिहारी किस परंपरा के हैं? रीति परंपरा के, रीति सिद्ध, जो बीच में लिखा था रीति सिद्ध, ठीक है। तो इनके जो दोहे हैं फ्रेंड्स, वो एकदम ऐसा जैसे कबीरदास जी के दोहे हैं, एकदम वैसे नहीं है। मतलब कह सकते हैं आप इनके दोहे के छींटे के रूप में कह सकते हैं कि छींटे, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि दोहे हैं, मुक्त दोहे, मतलब ठीक है ना। कोई मात्राओं का उतना ज़्यादा प्रतिबंध उसमें नहीं है। जैसे दोहे में क्या होता है, 13 11 मात्राएं होती है ना, ठीक है। 13 एक चरण में, फिर 11, फिर 13 11। जैसे ऐसी वाणी बोलिए वाला जो दोहा है, तो ऐसी वाणी बोलिए में 13 मात्रा। तो इस प्रकार जो है बिहारी जिन्होंने लिखे हैं वो मात्राओं के एकदम बंधे हुए नहीं है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, केवल दोहे के छींटों में है। और गागर में सागर भरने का काम किसने किया है? बिहारी जी ने किया, क्योंकि उनके दोहों में इतने सारे अर्थ निकलते हैं, इतना भाव उनके उसमें है दोहों में। इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। कभी कभार पूछ लेता है किस कवि ने गागर में सागर भरने का काम किया है? बिहारी ने किया है, ठीक है। किस रस से कवि है? श्रृंगार रस के। बिहारी सदसई मतलब 700 लगभग, सदसई का अर्थ हो 700। कितना दोहे हैं? 713 एग्जैक्टली दोहे इसमें है, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न आ रहा है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आया हुआ है उत्तराखंड पीसीएस रेंजर प्री में, ये पूछा गया है। जहांगीर जसचंद्रिका ये किसकी है फ्रेंड्स? केशव दास की। ये देखिए, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका यहाँ पर भी आया था, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं देखिए आप, विज्ञान गीता आध्यात्मिक है, थोड़ा आप समझ जाए इसको, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए इसको। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम था, पढ़ाया था बीच में। और रस इन्होंने प्रयोग किया है कौन सा? वीर रस, ठीक है। किसके दरबार में थे? इसको भी लिख देंगे, शिवाजी के। बल्कि नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है कि वीर रस के जो कवि हैं भूषण, किसके दरबार में थे? शिवाजी के। छत्रसाल दशक में इन्होंने शिवाजी की कह सकते हैं प्रशंसा की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। रसलीन का वास्तविक नाम था, ठीक है ना। रसलीन का वास्तविक नाम था तो सैयद गुलाम नबी, ठीक है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स? सैयद गुलाम नबी। आप इनको नोट कर लेंगे, कवि है रसलीन, ठीक है। रीतिकाल को अंधकार काल का है, ठीक है। अंधकार काल तो ये का है? त्रिलोचन सिंह। नोट कर लेंगे इसको, आप याद कर लेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं पूछेगा वो आपको, ठीक है। रीतिकाल को अंधकार काल का है त्रिलोचन सिंह ने, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए कुछ रचनाएं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं, आई भी हैं, नेट एग्जाम में पूछा गया। ललित ललाम, ठीक है। तो ललित ललाम किसकी है? मतिराम की। मतिराम किस परंपरा के हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त लिखा था ना, याद कर लीजिए, ठीक है। अलंकार चंद्रोदय ये है फ्रेंड्स रसिक सुमति की। किसकी? रसिक सुमति, ठीक है। रसिक सुमति किसी का नाम है, तो रसिक सुमति की रचना है कौन सी? अलंकार चंद्रोदय, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर लिख देता हूं इनकी रचना। इनका नाम है रसिक सुमति, ठीक है। और लास्ट में लिखा है चंडी चरित्र, ठीक है। चंडी चरित्र फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखिए नोट कर लीजिए, गुरु गोविंद सिंह। नोट कर लिया? समझ में आ रहा है आपको सब किसकी कौन सी रचना है? रीति परंपरा कभी कौन से किस में आएंगे, इसको आप रट लीजिए बल्कि, ठीक है। मतिराम किस में आएंगे? बोधा किस में आएंगे? घनानंद रीति मुक्त में आएंगे, बोधा उसमें आएंगे, ठीक है। लास्ट प्रश्न में यहां पर लिखा है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये तीनों लिखी है भूषण ने, और काफी इंपॉर्टेंट है। जिनका वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स? घनश्याम था, ठीक है। भूषण काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यमक अलंकार का प्रयोग उन्होंने किया है। कभी भी यमक अलंकार के एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो भूषण की कविताएं आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये थे रीतिकाल के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आए हुए प्रश्न है, काफी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में जल्दी लाऊंगा, बीच में किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो चैनल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो आज से जो हमारा चैनल है वो नाम जाना जाएगा फोकस ऑन कैरियर। आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।